अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। हमने इक्विटी लॉ का चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ कुछ मैक्सिम्स थे, इक्विटी की गाइडलाइंस थी जिनको फॉलो किया जाता है आज भी, तो हम डिस्कस कर चुके थे। उसको जरा रिव्यू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि किंगडम सिस्टम का जो टाइम था उसमें दो मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ, एक था कॉमन लॉ और एक इक्विटी लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ जी सर। कैसे ऑपरेट करता था? कॉमन लॉ जो है वो इनिशियली 1066 में डेवलप होना शुरू हुआ, जिसमें पहला एक किंग था जिसका नाम था विलियम। उसने अपना एक कोर्ट स्टैब्लिश किया जिसका नाम था क्यूरिया रेजिस, और उसने जो है वो डिफरेंट जजेस अपॉइंट किए। इसके अलावा ये क्या करता था कि डिफरेंट जजेस को डिफरेंट टाउन्स में भेजता था, वो डिफरेंट केसेस से डील करता था। इसी सिस्टम को फर्दर फॉर्मलाइज किया किंग हेनरी ने, जिसने कंट्री को डिवाइड कर दिया सर्किट्स में और हर सर्किट के लिए एक जज अपॉइंट कर दिया। ये डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट जजेस जाते थे और लंदन वापस आकर अपने कॉमन डिसीजंस को डिस्कस करते थे। जो कॉमन और बेस्ट डिसीजंस होते थे उनको जो है वो एक जगह कलेक्ट किया जाता था और फिर उसी की बेसिस के ऊपर कॉमन लॉ जजेस जो है वो डिसीजंस दे रहे होते थे। बेसिकली वो अपनी पास्ट प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते थे, सर्टेनिटी लेकर आते थे ताकि सिस्टम जो है वो एक तरीके से चले, एक सर्टेनिटी के साथ चले और डिसीजन सिमिलर, अप्रोच सिमिलर। अच्छा, अगर किंगडम सिस्टम से पहले कॉमन लॉ डेवलप होने से पहले जजेस जो हैं वो किस तरीके से मैटर्स को सॉल्व करते थे? ये तो इन्होंने कॉमन लॉ को डेवलप करना शुरू किया ना, जब बैठकर लंदन में एक साथ सारे डिसीजंस डिस्कस हो रहे हैं तो कॉमन लॉ डेवलप होना शुरू हुआ। जब ये डेवलपमेंट नहीं थी, जब ये सिस्टम फॉर्मलाइज नहीं हुआ था, उससे पहले जो है वो क्लियरली पास्ट पेपर्स, पास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो इनके कस्टम्स होते थे, जो इनके ट्रेडिशंस होते थे, उनको फॉलो किया जाता है। अच्छा देखें, इसकी मॉडर्न डे एप्लीकेशन की हमने बात की थी कि कॉमन लॉ को आज की डेट में हम जुडिशियल डिसीजंस भी कहते हैं या प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये एक ऐसा लॉ है जो कि जजेस ने डेवलप किया। प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजंस का मतलब क्या है कि जजेस के कुछ डिसीजंस को एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि फर्दर अगर फ्यूचर में कोई सिमिलर केस आ जाए तो उसी केस के फैक्ट्स को देखते हुए, कंसिडर करते हुए सेम लॉ को अप्लाई कर दें और सिमिलर डिसीजन देते हैं ताकि सर्टेनिटी आए। ये जो प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है ये कॉमन लॉ से भी ड्राइव किया गया है। जैसे कॉमन लॉ का सिस्टम आप लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर डिफरेंट जजेस एक जगह पर जमा होकर अपने कॉमन डिसीजंस को डिस्कस करते थे और फिर इसमें से जो बेस्ट डिसीजंस होते थे उनको एक जगह कलेक्ट करके उनको फर्दर फ्यूचर में यूज करते थे। इसी तरह आज जजेस अपने प्रेसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, अपने डिसीजंस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर सिमिलर केसेस में उन प्रेसिडेंट्स की एप्लीकेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, कोर्ट का टाइम वगैरह बच जाता है, वापस से स्टडी नहीं करना पड़ता, वापस से लॉज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं अगर केस फैक्ट सिमिलर है तो। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि कॉमन लॉ है क्या आज के मॉडर्न डे के हिसाब से। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ कॉमन लॉ क्राइम्स होते हैं और कुछ स्टैट्यूटरी क्राइम्स होते हैं। स्टैट्यूटरी क्राइम्स वो क्राइम्स हैं जिनकी जो सजा है, जिनकी जो पनिशमेंट है वो स्टैट्यूट में गिवन है, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ ने डिफाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस की ये पर्टिकुलर सजा है। और कॉमन लॉ क्राइम्स कौन से क्राइम्स होते हैं? जिनकी सजा जजेस खुद डिसाइड करते हैं, जिनकी सजा जजेस खुद डिसाइड करते हैं। जैसे कॉमन लॉ क्राइम है आपके पास मर्डर। मर्डर की कोई सजा पार्लियामेंट ने डिफाइन नहीं की हुई, कि जज का डिस्क्रिप्शन है, जज का पावर है, जज की अथॉरिटी है वो कितनी पनिशमेंट अनाउंस करे। वो चाहे 10 साल की करेगा, चाहेगा 50 साल की करेगा, चाहे तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर करेगा, या चाहे तो हैंग टू डेथ ऑर्डर भी कर सकता है।
फिर हमने बात डिस्कस की थी कि कॉमन लॉ के साथ एक और सिस्टम पैरेलल चलता था जिसको हम कहते थे इक्विटी लॉ। और इक्विटी लॉ जो है उसको किंग के चांसलर्स जो है वो ऑपरेट करते थे। अच्छा, यहाँ पर क्या फर्क था? यहाँ पर प्योर इंटेंशंस को कंसिडर किया जाता था, यहाँ पर फेयरनेस को कंसिडर किया जाता था, यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते थे स्ट्रिक्टली। यहाँ पर पार्टीज जो भी कोर्ट आती थी, जो भी अपना मैटर लेकर आती थी, उनकी इंटेंशंस को देखते हुए, उनके फैक्ट्स को देखते हुए जो है जजेस अकॉर्डिंगली डिसीजन देते थे। तो इक्विटी का मतलब ही फेयरनेस होता है। यहाँ पर फेयरनेस को इंश्योर किया जाता था, यहाँ पर जस्टिस को इंश्योर किया जाता था। जैसे कॉमन लॉ के अंदर पास्ट प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को वैल्यू दी जाती थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही उनके एजेंडा था कि फेयरनेस को इंश्योर करना है और जस्टिस को सर्व करना है। ठीक है। राइट सर। अच्छा, कॉमन लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या थी? कॉमन लॉ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि भाई इसको समझना मुश्किल था, पास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था, प्रोसीजरल जो है वो चीजें थी इसके अंदर इन्वॉल्व, लीगल फॉर्मेलिटीज थी, यानी कि जो डिफरेंट जजेस बैठते थे कॉमन लॉ के, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो कॉमन डिसीशंस को जो है वो एक जगह कलेक्ट करके उनको फर्दर फ्यूचर में यूज किया जाता था। लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास कोई नया केस आ गया, कोई नए फैक्ट्स आ गए, कोई ऐसा इशू आ गया जो कि बड़ा यूनिक है, पहले कभी कोर्ट के पास ऐसा मैटर नहीं आया, वहां पर कॉमन लॉ जजेस फंस जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती थी। इक्विटी के अंदर क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं थी, क्योंकि प्रोसीजरल चीजें इन्वॉल्व नहीं थी और एब्सोल्यूट पावर्स थे, तो ये लोग फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए मैक्सिमम एक्सटेंट तक जाते थे और नए केसेस को भी वेलकम करते थे और उनके लिए नए डिसीजंस, नई रेमेडीज जो है वो लोग अनाउंस करते थे। अनदर मेजर प्रॉब्लम विद कॉमन लॉ सिस्टम वाज दैट कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी अवेलेबल थी, एंड दैट वाज ऑफ डैमेजेस। हर चीज पे मॉनेटरी कंपनसेशन देने की बात करते थे। कोई भी लॉस हो जाए, मॉनेटरी कंपनसेशन से कंपनसेट करने की कोशिश करते थे, जबकि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज को कंपनसेशन देकर जो है वो सेटल नहीं किया जा सकता। कहीं कहीं पर आपको परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है, कहीं कहीं पर आपको किसी को गलत काम करने से रोकना होता है, कहीं कहीं पर आपको कॉन्ट्रैक्ट से निकलना होता है, कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ानी होती है, कहीं कहीं पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में रेक्टिफिकेशन करनी होती है, रेक्टिफाई करना होता है। जो गलती आपने कर दी है, जो एरर आपने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको रेक्टिफाई करना होता है, सही करना होता है, करेक्ट करना होता है। सही है। तो कॉमन लॉ के अंदर मेजर यस। प्रॉब्लम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजरल चीजें इन्वॉल्व थी, डिफिकल्ट था। सही है। और पास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को वैल्यू देता था। ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच थी उन जजेस। इक्विटी कोर्ट्स के अंदर ऐसा नहीं था, डिस्क्रिप्शन था, जजेस के पास पावर थी, अथॉरिटी थी, जिसको यूज करते हुए वो लोग नए डिसीजंस देते थे, फेयरनेस को इंश्योर करते थे और मल्टीपल रेमेडीज ऑफर करते थे। कॉमन लॉ जजेस की तरह नहीं कि हर मैटर पर फाइनेंशियल कंपनसेशन की बात करें, मॉनेटरी कंपनसेशन की बात, उनके पास मल्टीपल रेमेडीज थी जो अभी हम आगे डिस्कस करें। ठीक है। ठीक सर। फिर हमने बात की थी इक्विटी लॉ के मैक्सिम्स की। इक्विटी लॉ मैक्सिम्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो कि यूज की जाती हैं इक्विटी कोर्ट्स के अंदर। इक्विटी के जो जजेस हैं, इक्विटी कोर्ट्स के जो जजेस हैं, वो इन गाइडलाइंस को यूज करते हुए डिसीजन देते हैं। पहली गाइडलाइन हमने डिस्कस की थी, इक्विटी लुक्स इनटू इंटेंशन रादर देन रूल्स। इसका मतलब क्या था बहरोज? सर इट मींस के वो रूल्स से ज्यादा इंटेंशंस बाउंड को नहीं है। इम्पोर्टेंस देते थे। एग्जैक्टली, रूल्स से बाउंड नहीं है। उनके लिए जो चीज मैटर करती है वो इंटेंशंस मैटर करती है। ठीक है। वो राइट। देखते हैं पार्टीज के दिल में क्या है, पार्टीज किस इंटेंशन से कोर्ट आए हैं। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं तो इक्विटी कोर्ट्स जो है आपको जरूर जस्टिस सर्व करेगी। सही सर। बेरी वर्सेस बेरी का केस हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक कॉमन लॉ के रूल्स को अगर कंसिडर करें तो एक रूल था कि डीड को डीड ही ऑल्टर कर सकती, लेकिन इक्विटी कोर्ट्स ने क्या डिसाइड किया
कि अगर पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों की इंटेंशन जो है वो प्योर है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक डीड को ऑल्टर कर सकते हैं बाय अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उनको एक नई डीड बनाने की जरूरत नहीं। कॉमन लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि डीड को डीड ही ऑल्टर करेगी, लेकिन यस सर। इक्विटी कोर्ट्स ने क्या किया, इस केस के अंदर डिसाइड किया कि अगर पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की इंटेंशंस प्योर हैं, तो वो एक डीड को सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से भी ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सही गाइडलाइन सर। हमने पढ़ी, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। यानी कि अगर आप इक्विटी कोर्ट से फेवरेबल आउटकम चाह रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके हैंड्स क्लीन हो। यानी कि आपने खुद किसी के साथ अनफेयरनेस ना की हो, आपने किसी को ब्लैकमेल ना किया हो, आपने किसी को प्रेशराइज ना किया हो, आपने किसी की वीक पोजीशन का फायदा ना उठाया हो। ठीक है, इसमें हमने डी एंड सी बिल्डर्स वर्सेस रीस का केस डिस्कस किया था, याद है? यस सर। बताओ उसके केस फैक्ट्स बताओ। सर इसमें क्लेमेंट जो वो उनको बिल उनके पास बिल था $782 का, ठीक है। जिसमें से 250 ऑलरेडी पेड थे। ठीक है। और सर जो वो डिफेंडेंट को ये नॉलेज थी कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है थोड़ी वीक है, फाइनेंशियली डिफिकल्टी में है वो। ठीक है, तो उसने क्लेम किया कि भाई आपने काम सही से करके नहीं दिया है, तो अब जो यस आपका सर। 482 का जो बैलेंस है, उसमें से हम आपको सिर्फ 300 पाउंड सिर्फ पे करेंगे। 300 देंगे, राइट सर। ठीक है। अच्छा, वीक फाइनेंशियल पोजीशन का फायदा उठा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि हम आपको रिड्यूस अमाउंट दें। क्लेमेंट ने उस वक्त तो पैसे ले लिए, लेकिन बाद में रिमेनिंग जो अमाउंट था, यानी कि जो 182 का रिमेनिंग बैलेंस था, उसके लिए क्लेम फाइल किया। यस सर। सही है, उसने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल यूज किया जो कि पीनल्स केस में स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ ने क्लियर प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया कि स्मॉलर अमाउंट कैन नॉट ऑफसेट अ बिगर डेप्ट। यानी कि छोटे अमाउंट से आप बड़े डेप्ट को जो है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते। डिफेंडेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट किया, डिफेंडेंट ने यहाँ पर इक्विटी लॉ का प्रिंसिपल यूज किया, जिसको कहते हैं प्रॉमिसरी स्टॉपल। ठीक है, प्रॉमिसरी सही स्टॉपल सर। जो है, उसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है राइट वंस वेव्ड ऑफ कैन नॉट बी क्लेम्ड बैक। सही, ये इक्विटी का एक प्रिंसिपल है कि एक दफा आपने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया, उसके बाद आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सामने वाले के साथ अनफेयरनेस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो इक्विटी के प्रिंसिपल को यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है कि इसने पहले अपना राइट वेव ऑफ कर दिया, जब मैं इसको पैसे दे रहा था तो इसने 300 ले लिए इंस्टेड ऑफ 482। तो इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए और इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कोर्ट को कि ये फर्दर मुझसे क्लेम ना करे। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने इक्विटी के प्रिंसिपल प्रोमिस स्टॉपल को अप्लाई नहीं किया, ऑन द ग्राउंड्स कि इसके हैंड्स क्लीन नहीं थे। इसने वीक फाइनेंशियल पोजीशन का फायदा उठाया। तो जब आपके हैंड्स क्लीन नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि इक्विटी कोर्ट्स जो हैं वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे या आपको हेल्प आउट करेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी की मेजर बेसिक गाइडलाइन है कि आप अगर इक्विटी कोर्ट्स के पास आ रहे हैं in order to gain a favorable outcome, then your hands must be clean। क्लीन। ठीक है, आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, आपने किसी के साथ अनफेयरनेस ना की। ठीक है,
राइट। चले फिर नेक्स्ट हमने मैक्सिमम डिस्कस किया था डिलेड इफेक्ट्स इक्विटी। डिलेड इफेक्ट्स इक्विटी का मतलब क्या था कि अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो आप इमीडिएट बेसिस पे करें। आप 5-6 साल के बाद जाकर अगर केस फाइल करेंगे तो कोर्ट्स आपके केस को एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो गाइडलाइंस है ना इक्विटी की, ये आज भी यूज होती है, इनकी एप्लीकेशन की बात आज भी हम करेंगे। जैसे जो डिफरेंट केस लॉज आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ली वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज, ऊपर हमने बेरी वर्सेस बेरी पढ़ा, डीएनसी बिल्डर्स वर्सेस रीज के केस हमने पढ़ा। तो ये तमाम केसेस कोर्ट के मॉडर्न डे केसेस हैं। इक्विटी कोर्ट्स की जो अप्रोच थी, उनकी जो गाइडलाइंस थी, उनका जो वे था, वो इतना इफेक्टिव था कि आज की कोर्ट्स, हमारी यूके की जो कोर्ट्स हैं, वो आज भी इन प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस देती हैं, इनको अप्लाई करती हैं केसेस के अंदर। ठीक है। अच्छा, लीफ वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज के अंदर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स के वो 5 साल के बाद फाइल हुआ था। तो देखें वो कौन सी इक्विटी की गाइडलाइन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, डिलेड इफ्यूज इक्विटी। अगर आप लेट आएंगे तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग कम हो जाए। कम ठीक होंगे। है। यस। फिर लास्ट मैक्सिमम हमने डिस्कस किया था, इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग ड्यू टू लैक ऑफ रेमेडी। क्या मतलब था इस बात का? सर इक्विटी इस चीज से सफर नहीं करेगी कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, लाइक रेमेडीज नहीं है, रूल्स। सॉल्यूशंस नहीं है। राइट। ठीक है। इक्विटी हमेशा आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगी। सही, इक्विटी की जो कोर्ट्स हैं आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगी बाय राइट। ऑफरिंग यू मल्टीपल रेमेडीज, मल्टीपल सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक है। तो आपको कभी भी इस वजह से रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा कि यार आपके इश्यू का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं, ऐसा कभी नहीं राइट। होगा। ठीक है। चलें। अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन। एग्जैक्टली। चलें, अब हम पढ़ते हैं इक्विटेबल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, रेमेडीज का मतलब होता है सॉल्यूशन। सोल्यूशन। सही। राइट। अब इक्विटी कोर्ट्स की जो यूनिकनेस थी वो यही थी कि इसने मल्टीपल रेमेडीज जो है वो स्टैब्लिश की, मल्टीपल रेमेडीज इसने इंट्रोड्यूस की, नई नई रेमेडीज लेकर आया। सही। पहले वक्त में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कि डैमेजेस की रेमेडी चलती, हर चीज पर मॉनेटरी कंपनसेशन दे दो, इशू को रिजॉल्व कर। लेकिन इक्विटी एक चेंज लेकर आया सिस्टम के अंदर। ठीक है। उसने मल्टीपल रेमेडीज इंट्रोड्यूस की, जिसके अंदर पहली रेमेडी आपके पास है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समवन, ऑर्डर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। या तो आपको किसी काम को करने का कहा जाएगा या आपको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रोका जाएगा। ठीक है। जब आपको कोई काम राइट। करने का कहा जाएगा तो उसको हम कहेंगे मैंडेटरी इंजंक्शन। क्या कहेंगे? मैंडेटरी मैंडेटरी इंजेक्शन। इंजंक्शन। जब आपको कोई काम करने का कहा जाएगा, और अगर आपको किसी काम से, किसी एक्टिविटी से रोका जा रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। यानी इंजेक्शन। कि प्रोहिबिशंस लगा रहे हैं, आपको रोक रहे हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते। राइट। ठीक है। तो अब देखें इस राइट। रेमेडी की नीड को समझें। इस रेमेडी की नीड आज तो है ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम पर भी इसकी नीड को रिकॉग्नाइज किया गया, तभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल हो कोर्ट्स के पास, क्योंकि हर काम पैसे से सॉल्व नहीं हो सकता। हर इशू मसले, हर इशू, हर मसला जो है वो पैसे से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी पर मैं कब्जा कर लूं। सही है। लेट से आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, आप उस पर मैं कब्जा कर लूं, और कोर्ट में जब आप केस लेकर जाओ तो मैं अपेयर हूं और मैं कहूं कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं मैंने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, मैं उसको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। व्हाट इफ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचने के लिए तैयार ही नहीं, आप नहीं बेचना चाहते हो प्रॉपर्टी, मैंने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर मैंने कब्जा कर लिया, भाई आप वहां से इनकम जनरेट करना चाहते हो, आप नहीं बेचना चाहते मुझे, तो क्या डैमेजेस से मसला हल हो सकता है? सिनेरियो में नहीं हो सकता। मैं आपको नहीं जितने सर। पैसे दूं, डबल पैसे दूं, आपका फायदा ही नहीं। आपका फायदा किस चीज में कि आप जाकर इंजंक्शन ऑर्डर लें।
सबसे पहले तो उस कब्जे को छुड़वाएं, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि ये मेरी प्रेमिसेस के आसपास भी नहीं आए, इसको रोका जाए। कौन सा है, right, मैंडेटरी या प्रोहिबिटरी? प्रोहिबिटरी, रोका जाए, proprietary, ठीक है। yes sir, और फिर कोर्ट ऑफ लॉ मुझे ऑर्डर करेगी कि भाई अगर आपने इसकी लैंड पर कोई नुकसान किया है, कोई एनिमल्स वगैरह को आपने नुकसान पहुंचाया, या इसकी जो क्या कहते हैं उसको, फसल है उसको अगर आपने नुकसान पहुंचाया है, तो आप इसको कंपनसेट करें। ये कौन सा है, मैंडेटरी mandatory, प्रोहिबिटरी? मैंडेटरी। mandatory, मुझे कहा जा right, रहा है कुछ करने को। तो देखो बहुत right, सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर पैसों से मसला हल नहीं होता, नहीं होता, आपको रोकना पड़ता है किसी को गलत एक्टिविटी करने से, आपको कभी कभी किसी को बोलना पड़ता है कि भाई ये काम करो, तो ये पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन ये काम करके दो, राइट। right, चलिए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कुछ केसेस के अंदर। एक है हमारे पास कैनवे वर्सेस थॉमसन, और एक है वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन। कैनवे वर्सेस थॉमसन में क्या हुआ, कोर्ट ग्रांटेड एन इंजंक्शन बाय रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ टाइम्स अ पावर बोर्ड रेस कैन बी डन ऑन अ डे। कोर्ट ऑफ लॉ ने एक अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि यहाँ पर मैंडेटरी इंजंक्शन है या प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है? सर कहाँ पर? कैनेवे वर्सेस थॉमसन के केस के, सर prohibitory, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, राइट। yes, तो देखिए यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, पावर बोर्ड को, कि भाई आप सर्टेन टाइम्स जो है जाकर रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई yes, पर्पस होगा, कोई बैकग्राउंड होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने यहाँ पर एक लिमिटेशन लगा दी, रोक दिया। अब ये नहीं हो सकता कि पावर बोट वाले पुलिस वालों की जेब गर्म करें और कहते नहीं यार 10 के बजाय 20 टाइम जाए, ऐसा yes, पॉसिबल नहीं है, रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। चलें वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन, इस केस पे आ जाए। Court of law granted an injunction order against actress Betty Davis by restraining her from acting in other films, when her acting in other films would have resulted in a breach of contract with Warner Brothers. अच्छा इसके केस फैक्ट्स मैं थोड़े आपको समझा दूं। बेसिकली एक yes, एक्ट्रेस थी बेटी डेविस, उसने एक डायरेक्टर के साथ कमिट किया था कि जब मैं आपके साथ फिल्म करूंगी तो मैं किसी और फिल्म में एक्टिंग नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा सही, देखें इसका भी एक रीजन होता है। आपने कभी देखा है ऐसा कि लेट्स से बॉलीवुड की बात करते हैं कि शाहरुख खान एक साल में 2 मूवीज कर रहा है, कभी देखा है? कभी आपने नहीं, देखा है कि लेट्स से उसकी 2 मूवीज एक ही साथ एक ही डेट पर या एक ही मंथ में रिलीज हो रही है? नहीं। वजह, नहीं, रीजन, रीजन ये है कि ऑडियंस जो है ना वो फिर फिर डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड, राइट, डिवाइड हो जाएगी, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। अब देखिए सलमान खान या शाहरुख खान की कोई फ्लॉप तरीन मूवी भी आए ना, लोग जाकर सिर्फ इस वजह से देख लेते हैं कि यार सलमान खान, शाहरुख खान, है ना। तो वो क्या yes, होता है कि घटिया से घटिया मूवी की भी रेटिंग हम बढ़ा देते हैं, लोग क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं, यार नहीं yes, उसकी sir, मूवी अच्छी ही होगी। लेकिन जब एक ही एक्टर की 2 मूवीज आएंगी तो उससे क्या होगा, अच्छाई और बुराई का पता चल जाए। कुछ लोग ये मूवी 1 देखने जाएंगे, कुछ लोग मूवी 2 देखने जाएंगे। अब एक फिर रिव्यूज आना शुरू होंगे, जब रिव्यूज आना शुरू होंगे तो लोग फिर डिसाइड कर लेंगे कौन सी मूवी देखनी। तो जो लोअर ग्रेड वाली मूवी होगी वो ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाएगी, सही है। तो इस वजह से ये सही, एक कमिटमेंट थी एक्ट्रेस की डायरेक्टर के साथ कि अगर मैं आपके साथ मूवी कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ, तो मैं कहीं और काम नहीं करूँ। लेटर ऑन पता चला उस डायरेक्टर को इसने कहीं और भी फिल्म साइन की हुई है और वो भी साथ ही रिलीज हो गई। तो कोर्ट ऑफ लॉ से उसने इंजंक्शन ऑर्डर डिमांड किया। इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसको बेसिकली रोकना था एक्ट्रेस को कि वो किसी और फिल्म में काम ना करे, क्योंकि उससे फिर इसका लॉस हो जाता है, राइट। अच्छा,
और बात ध्यान में रखिएगा कि इंजंक्शन ऑर्डर के साथ साथ कोर्ट ऑफ लॉ डैमेजेस ऑर्डर भी कर सकता है। डैमेजेस का मतलब क्या बताया था मैंने बेरोज? मॉनेटरी कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन, जो हम पैसे देते हैं ना, यस सर। हम डैमेजेस, नुकसान के पैसे, लॉस के पैसे, ठीक है। तो डैमेजेस जो है वो भी ऑर्डर किया जा सकता है अलोंग विद इंजंक्शन। जरूरी नहीं है कि कोर्ट ऑफ लॉ सिर्फ रोकेगा आपको किसी काम को करने से, हो सकता है कि कोर्ट ऑफ लॉ आपको साथ में कंपनसेशन देने का भी बोल दे अगर आपने कोई लॉस किया। जैसे मैंने एग्जांपल में बात की थी कि अगर मैंने आपकी जमीन पर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया, कोर्ट ऑफ लॉ Yes, कंपनसेशन ऑर्डर भी दे सकता है अलोंग विद इंजंक्शन, ठीक है। right. अच्छा, एक और बात, मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन साथ साथ भी ऑर्डर किए जा सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी का Yes, मतलब कुछ करने का कहा जाएगा, प्रोहिबिटरी का मतलब किसी काम को करने किसी से चीज रोका को जाएगा। रोके। अब जैसे वार्नर वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ ने बेसिकली दोनों इंजंक्शन ऑर्डर्स किए, सही है। प्रोहिबिटरी ये कि किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकती, और मैंडेटरी ये कि उस फिल्म में जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करो, है ना। क्लियर है? यस सर। चले, नेक्स्ट टाइप है आपके पास इंजंक्शन की, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन ऑर्डर क्या है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, ये बेसिकली आपके पास, आप कह सकते हो कि टेम्पररी टाइम पीरियड का ऑर्डर होता है। टेम्पररी टाइम पीरियड का ऑर्डर क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक केस चल रहा है, आपने मुझ पर केस किया हुआ कि मैंने आपकी फैक्ट्री पे कब्जा किया हुआ और मैं वहां से धड़ाधड़ प्रॉफिट कमा रहा हूँ। पहली बात गलत चीज, कब्जा किया हुआ। दूसरी बात प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। तो आप कोर्ट जाकर इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन ऑर्डर डिमांड करो कि सर मैं ये क्लेम करता हूं कि इसने मेरी फैक्ट्री पे कब्जा किया। अब इस कब्जे को प्रूव करने में आपको कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाए, है ना। आप बोलोगे कि सर इसको फॉर दैट टाइम पीरियड रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि कंपनी के ऑपरेशंस को सीज कर दे, फैक्ट्री के ऑपरेशन को क्या कर दे, सीज कर दे, क्योंकि आपसे वो बात हजम नहीं हो रही। एक तो मेरी फैक्ट्री, ऊपर से प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है कब्जा करके, यस सर। ठीक है। तो आप इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन ऑर्डर डिमांड करोगे कोर्ट से। ये भी इक्विटी कोर्ट्स ने रेमेडी स्टैब्लिश की थी। इंजंक्शन की एक टाइप है जो आज भी मॉडर्न डे कोर्ट यूज करती है। तो आप इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन डिमांड करोगे कि सर जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता, फैक्ट्री को टेम्पररी सीज किया जाए, सील किया जाए और इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि ड्यूरिंग द काम नहीं फर्दर चलेगा। डिसीजन हाँ, और टिल ठीक है, फर्दर डिसीजन। टिल फर्दर डिसीजन। भाई जब तक फैसला नहीं आ जाता, अच्छा कब्जा डिसाइड होगा, सही है, कि किसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी है, वो बात की बात, ठीक है। मीनवाइल इसको राइट। रोका जाए। अच्छा, अब अगर प्रूव हो जाता है कि फैक्ट्री जो है बहरोज को बिलोंग करती है और मैंने अनफेयर यहां से प्रॉफिट जनरेट किया, तो कोर्ट ऑफ लॉ इस इंजंक्शन के साथ साथ डैमेजेस भी ऑर्डर करेगी कि जितना प्रॉफिट कमाए, जितना नुकसान पहुंचाए बहरोज को, वो भी कंपनसेट करो, राइट। राइट सर। चलें, अब आ जाए नेक्स्ट केस। इस पैराग्राफ को एक दफा रीड कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें मुझसे, फिर आगे बढ़े। नहीं सर। चल, अब हम क्लियर है। डिस्कस करते हैं, सही, अब हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये भी एक रेमेडी है, ठीक है। राइट इसका सर। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। इसके अगर आप वर्ड पर ही फोकस करो, सेंटेंस पे ही फोकस करो, तो आपको मतलब समझ आ जाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए रादर देन कंपनसेशन। आपको मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए, आपको वो काम चाहिए जो आपसे कमिट किया गया था। लेट्स से मिसाल के तौर
मुझे वेल्स कॉलेज ने अपॉइंट किया फॉर द सेशन ऑफ 21 टिल 22, राइट। अब मैं राइट जनवरी के अंदर वेल्स कॉलेज को कहूं कि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकता, सही है, ड्यू टू माय अदर राइट कमिटमेंट्स। मैंने कहा कोर्ट का वर्क बहुत ज्यादा हो गया है, मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। ठीक है, आप एक काम करें, आप मुझसे पैसे लें। उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या वेल्स कॉलेज के लिए पैसों की कोई इंपॉर्टेंस होगी? नहीं। एक सेशन चल रहा है, बीच में एक टीचर जाने की बात करे तो वो कॉलेज का लॉस है। कॉलेज का लॉस है, स्टूडेंट्स का लॉस है, और टीचर की रेपुटेशन का लॉस है, राइट। राइट उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर मैं जाने की बात करूंगा तो वेल्स कॉलेज के पास राइट होगा कि वो मेरे खिलाफ केस करे और कोर्ट से स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर डिमांड करे, जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ मुझे बुलाएगा और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे एक्ट करने की इंस्ट्रक्शन है। कोर्ट ऑफ लॉ कहेगा आपने जब कमिटमेंट की है साल की, तो आप पूरे साल को पूरा करके जाएं, राइट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? आप पार्टी से परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर रहे, आप वही परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में अग्री की गई थी। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग इस तरीके से बिहेव करेंगे, इस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे, और ये सैलरी, राइट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी मॉडर्न डे कोर्ट्स में आज यूज होती है एज अ रेमेडी। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर पैसों की कोई वैल्यू, पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इंपॉर्टेंस होती है परफॉर्मेंस। क्लियर है? राइट यस सर अच्छा, नेक्स्ट रेमेडी पे चलते हैं। रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देने का नाम रिसेशन। कभी कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होता है, आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेट से आप जब माइनर थे, जब आप 18 से कम की आपकी एज थी, लेट से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसी कंपनी के साथ, किसी कॉल सेंटर के साथ, और आप काम राइट कर रहे हैं, और साल 1.5 साल के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपको बहुत ही कम सैलरी मिल रही है, आपको बहुत ही कम इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, और आपसे बहुत ही ज्यादा काम लिया जा रहा है। सही कंपनी का सर फायदा हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहें, आप बोलेंगे मैं किसी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा लूं। अच्छा, अब जान छुड़ाने के लिए भी ना कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनका आपको वेट करना होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट से अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब कंपनी आपके साथ अनफेयरनेस कर रही है, कंपनी आपसे काम करवा रही है, आपको बहुत ही कम सैलरी दे रही है, आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रही है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट से निकल नहीं सकते अगर आपने लेट से 3 साल की कमिटमेंट की हुई, राइट। 3 साल की आपकी कमिटमेंट है, सैलरी पहले से डिसाइडेड थी, इंक्रीमेंट का कोई वादा नहीं था। इंक्रीमेंट एक नॉर्म है, इंक्रीमेंट वाली बात कॉन्ट्रैक्ट पे यूजुअली मेंशन नहीं होती। ठीक है, ये एक नॉर्म है कि हर साल कुछ परसेंटेज इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, ये एक इम्प्लाइड बात। राइट तो आप देखें 3 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल, 3 साल खत्म होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अब आप तंग हैं कंपनी से, आपको निकलना, आप रिसेशन चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको यूज करना होगा। आप बैठकर क्या करें, आप कंपनी की गलती का इंतजार करें। इंतजार करें कि कंपनी कहीं पर कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से आप क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए, और आप जो है क्लेम फाइल कर दें। अब ये कब होगा? लेट से आपकी टाइमिंग है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 9 to 5, और कंपनी आपको कहती है कि हमारे पास लोड बहुत है, तो आप लोग काइंडली 8 बजे तक काम किया करें। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप लोगों को कोई एडिशनल सैलरी नहीं मिले। अब आप क्या करें, आप अग्री करेंगे। अच्छा, जो बेवकूफ आदमी होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, वो वहीं पर बहस शुरू कर देगा। लेकिन अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे जान छुड़ाना चाहता है, वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है फिर काम करूंगा। जब पूरा महीना हो जाएगा तो फिर वो पैसे डिमांड करेगा।
तो भाई मेरे Alright. कॉन्ट्रैक्ट में टाइमिंग्स जो मेंशन्ड हैं वो 9 to 5 के, आपने मुझसे 9 to 8 काम कराया, तो जो एडिशनल 3 आवर्स आपने मुझसे काम कराया उसकी एडिशनल कंसिडरेशन होगी, उसकी एडिशनल सैलरी होगी, ठीक है। सही सही। अब जब कंपनी उसको मना करेगी कि नहीं हम एडिशनल काम के एडिशनल पैसे नहीं देंगे, तो वो करेगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गलती कर दी कंपनी ने, टाइमिंग थी 9 to 5, Alright. काम करा लिया ज्यादा और पैसे देने से मना कर रही, तो कंपनी के हैंड जो है वो क्लीन नहीं रहे, कंपनी आ Yes गई sir. डिफॉल्टिंग पोजीशन में। तो अब कंपनी की डिफॉल्टिंग पोजीशन का फायदा उठाते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में लेकर जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई एडिशनल सैलरी नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, मुझे रिसेशन दे दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दो ताकि मैं किसी अच्छी कंपनी में जाकर काम कर सकूं, इन डिफॉल्टर्स के साथ मुझे काम नहीं करना। बात समझ आई या नहीं आई? Yes sir. ठीक है, तो रिसेशन का मतलब क्या है? टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, सही है, टू Yes sir. टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। आप बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं एज इफ नो कॉन्ट्रैक्ट वाज, सही है, बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, बिल्कुल आपको आजाद कर दिया जाता है। इसको एक सही दफा सही। रीड कर लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। Clear है sir. चलो अब आ जाए रेक्टिफिकेशन के ऊपर। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, किसी अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग रेक्टिफिकेशन डिमांड करते हैं कोर्ट से, आपको पैसे नहीं चाहिए होते, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं चाहिए होती, आपको किसी को रोकना भी नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को करेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मैंने सही है। एक गलती कर दी, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैंने अमाउंट मेंशन कर दिया 20 लाख रुपए, जीरो मैंने कम लगा दिया। अब ये गलती है, एक एरर है। अब लेट से प्रॉपर्टी सेल करने की बात है, आपने कहा नहीं आपने तो 20 लाख रुपए लिखा है तो मैं 20 लाख रुपए ही दूंगा, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट जाकर मैं कहूँ सर ये एक ऑब्वियस सी गलती है, एक ऑब्वियस सी मिस्टेक है, मेरी जगह कोई और आदमी होता उससे भी ये गलती हो सकती थी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी इंटेंशंस को इफेक्ट दिया जाए, और मैं 20 करोड़ रुपए लिखना चाह रहा था कॉन्ट्रैक्ट में, गलती से 20 लाख रुपए लिख दिया, तो इस गलती को रेक्टिफाई करने का, इस गलती को करेक्ट करने का मुझे मौका दिया जाए, ताकि हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को सही मैनर में कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी सही। ऐसा होता है कि कंफ्लिक्ट हो जाता है, और अक्सर सिचुएशन में, मेजोरिटी ऑफ सिचुएशन में ये होता है कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करती हैं इस बात पर कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रेक्टिफाई कर लें, उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। राइट सर। इसको भी एक दफा रीड कर लो पैराग्राफ को, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे। चले आगे। यस सर। चले अब बात करते हैं फ्रीजिंग ऑर्डर की।
फ्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली कोर्ट उस सिचुएशन में ऑर्डर करती है जहां पर चांस होता है कि जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ हुआ है, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो अपने एसेट्स को मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाई सही सर। प्रोफाइल केसेस के अंदर इस ऑर्डर को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। और आज के दिन की अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात पाकिस्तान में करें तो नैब के केसेस में फ्रीजिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं, या एफआईए के केसेस के अंदर फ्रीजिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं। फ्रीजिंग ऑर्डर्स का इफेक्ट क्या होता है? फ्रीजिंग ऑर्डर का इफेक्ट ये होता है कि लेट से आपके खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है, ठीक है, तो आपके पासपोर्ट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा, आप ना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। पासपोर्ट फ्रीज करने का इफेक्ट ये होगा कि आप ना कहीं जा सकते हैं, ना आपके बिहाफ पर कोई आ सकता है। कभी कभी जो है वो अ, आपको हाउस अरेस्ट भी कर दिया जाता है, आपकी मूवमेंट को भी फ्रीज कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपको कि आप बाहर नहीं निकल सकते, मिलने में लाने वालों पर पाबंदी, हर तरीके से आपको फ्रीज कर दिया जाएगा। बेसिकली फ्रीजिंग ऑर्डर का मेजर ऑब्जेक्टिव एसेट्स को फ्रीज करना होता है, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, राइट? सही सर। इसको भी एक दफा रीड कर लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। सर एसेट्स किस तरह फ्रीज होते हैं, लाइक हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता एसेट्स है उनकी यूजेज से? नहीं नहीं, एसेट्स फ्रीज ऐसे होते हैं, जैसे देखो एसेट में क्या होता है, कैश होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कैश तो ऐसे फ्रीज हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, आप कैश ना डाल सकते ना निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको होल्ड पे डाल दिया जाएगा सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, वो बिल्कुल अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो बात हो गई कैश की। अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऐसे फ्रीज कर दी जाएगी कि भाई आपको ना उसको बेचने की इजाजत होगी, ना फर्दर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की इजाजत होगी। सही है, तो एसेट्स को यानी कि एसेट में प्रॉपर्टी को इस तरीके से फ्रीज किया जाता है, राइट। आपके ऊपर जब केस होता है तो आप क्या करते हो? आप अपने एसेट्स को अपने नाम से हटाने की कोशिश करते हो। आपको याद होगा जब नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो दूध वालों के अकाउंट में और यस गधा सर। गाड़ी वालों के पास जो है वो करोड़ों रुपए निकल रहे थे अकाउंट में। वो क्या हो रहा था? वो यही हो रहा था कि जो करप्ट लीडर्स थे हमारे, अनफॉर्चुनेटली, तो वो क्या कर रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए अपने पैसों को ट्रांसफर कर रहे थे इधर उधर, ताकि उनके नाम पे ज्यादा एसेट्स ना आए। कि जितने एसेट्स आएंगे उतनी लाइबिलिटी आएगी, उतना ही जो है वो हिसाब होगा कि ये कहाँ से आए, ये पैसे कहाँ से आए, ये एसेट्स कैसे बनाए आप। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एसेट्स को अपने पास से हटाना शुरू किया। तो एसेट्स को फ्रीज इसलिए किया जाता है ताकि एक फेयर आउटकम आए कि एक्चुअली आप कितने एसेट्स ओन करते हैं, ताकि फिर फर्दर अकॉर्डिंगली प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सके। चल, क्लियर है? यस। चले, अब आ जाए सर्च ऑर्डर्स पे। सर्च ऑर्डर्स भी इक्विटी के कोर्ट्स ने जो है वो एक नया ऑप्शन दिया था लोगों को, ताकि जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ये इंश्योर कर सकें कि वो लोग जस्टिस सर्व कर। इक्विटी की कोर्ट्स जस्टिस को, फेयरनेस को जो है वो फंडामेंटल कॉज कंसिडर करते। भाई इक्विटी कोर्ट्स इस्टेब्लिश ही इस वजह से हुई हैं कि फेयरनेस को सर्व किया जाए, जस्टिस को सर्व किया जाए। सर्च ऑर्डर को एंटोन पिलर ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लेमेंट को, यानी कि जो केस फाइल करता है, उसको एक परमिशन दी जाती है कि वो डिफेंडेंट की प्रेमिसेस को सर्च करे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और एनी रेलेवेंट एविडेंस। क्या बात सही समझ सर। आई? लेट से आपके ऊपर मैं क्लेम कर रहा हूं कि आपने मेरी गाड़ी चोरी की है। अब मैं कोर्ट जाकर सर्च ऑर्डर लूंगा जिसमें रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ
मुझे परमिशन दी जाएगी कि मैं आपके घर जाकर वो गाड़ी निकालूं, या मैं कह रहा हूं कि बहरोज के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये बात को प्रूव करते हैं कि ये जो है एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है। और मैं 100% ये बात कह सकता हूँ कि अगर मुझे सर्च ऑर्डर दे दिए जाए तो मैं ये सारे एविडेंसेस बहरोज की प्रॉपर्टी से निकाल कर लेकर आऊंगा। तो रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ मुझे जो है भेजा जाएगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंसेस। मैं वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर ला सकता हूँ रेलेवेंट अथॉरिटीज की सुपरविजन। ठीक है, तो ये जो राइट सर्च ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, ये एंटोन पिलर केजी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लिमिटेड के केस में स्टैब्लिश हुआ, इसलिए इसको एंटोन पिलर ऑर्डर भी कहते हैं। इसको रीच कर लो, उसके बाद फिर अपनी क्लास एंड करते हैं। मॉडर्न यूज ऑफ इक्विटी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। राइट सर क्लियर है? नो क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन समराइज कर लेते हैं बातों को। आज जो हमने की पहले की बातें हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। देखिए, इक्विटेबल रेमेडीज के अंदर हमने मल्टीपल रेमेडीज जो है, जो न्यू रेमेडीज इक्विटी ने इंट्रोड्यूस की थी, वो हमने डिस्कस की हैं। हमें पता है कि डैमेजेस एज अ रेमेडी एग्जिस्ट करती है, कॉमन लॉ कोर्ट्स भी उसको फ्रीक्वेंटली यूज करती थी, इक्विटी कोर्ट्स ने भी किया, और आज की मॉडर्न डे कोर्ट्स भी डैमेजेस को एज अ रेमेडी यूज करती हैं। ये बात ऑब्वियस है। राइट लेकिन इसके साथ साथ मल्टीपल नई रेमेडीज भी इंट्रोड्यूस की इक्विटी कोर्ट्स ने, जिनको आज की कोर्ट्स यूज करती हैं। उसमें इंजंक्शन है। इंजंक्शन के अंदर दो तीन टाइप्स हैं। मैंडेटरी इंजंक्शन ऑर्डर भी हो सकता है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ऑर्डर भी हो सकता है, इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, इंजंक्शन का जो लिटरल मीनिंग है वो है ऑर्डर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, या तो कोई काम करने का कहा जाएगा या किसी काम को करने से रोका जाएगा। ठीक है, मैंडेटरी इंजंक्शन में काम को करने का कहा जाता है, प्रोहिबिटरी में काम को करने का रोका जाता है, और इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन ऑर्डर जो होता है, ये टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर होता है। इसमें सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आप ये सर्टेन काम, ये सर्टेन एक्टिविटी नहीं कर सकते, सही है, टिल फर्दर नोटिस। सही सर फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को हमने डिस्कस किया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मैंने आपको बताया कि आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने का कहा जाएगा। जो परफॉर्मेंस आपने कमिट की थी, जो परफॉर्मेंस आपने प्रॉमिस की थी, वो करने का कहा जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात की रिसेशन की। रिसेशन का मतलब होता है टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने एग्जांपल्स देकर बात की कि कभी कभी क्यों रिसेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट से निकलना हो, आप कॉन्ट्रैक्ट फंस गए हैं, तो आप फिर वेट करते हैं कि कंपनी या जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो कोई गलती करे और आप रिसेशन ऑर्डर कोर्ट से ले लें, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दें, टर्मिनेट कर दें, किसी भी एक रीजन को बेस बना दें। फिर हमने बात की रेक्टिफिकेशन की। रेक्टिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली आप क्या क्लेम कर रहे होते हैं कोर्ट से, कि हम अपने एक एरर को करेक्ट करना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी पार्टीज गलती कर जाती हैं और फिर म्यूचुअली अग्री करके कोर्ट चले जाते हैं कि हम इस पर्टिकुलर चीज को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, राइट फिर फ्रीजिंग ऑर्डर की हमने बात की। फ्रीजिंग ऑर्डर में कोर्ट जो है ऑर्डर करता है एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ, किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फ्रीजिंग ऑर्डर होता है जिसके इफेक्ट क्या होता है, एसेट्स वगैरह आपके फ्रीज हो जाते हैं, आप ना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना कैश बैंक से निकाल सकते हैं, ना डाल सकते हैं। पासपोर्ट भी फ्रीज कर दिया जाता है सर्टेन सिचुएशन में, जिसमें आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप कंट्री से बाहर नहीं भाग सकते। सर्च ऑर्डर की हमने बात की। सर्च ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि डिफेंडेंट जो है उसकी प्रेमिसेस को आप सर्च करते हैं एज अ क्लेमेंट विद रेलेवेंट अथॉरिटीज। ठीक है, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनकी सुपरविजन में जाकर आप डिफेंडेंट की प्रेमिसेस को सर्च करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंसेस। अच्छा, ये तमाम बातें याद रखिएगा ताकि जब हम कल का लेक्चर स्टार्ट करें तो कंटिन्यूटी आए और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद। ठीक है,
राइट सर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।